तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राष्ट्रभाषा या कहें कि राजभाषा, राष्ट्रभाषा गलत शब्द है, राजभाषा का दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 343 में। ठीक है। और इसी अनुच्छेद के अंतर्गत एक संस्तुति की गई है कि संघ में, संघ का मतलब होता है कि केंद्र में जो सरकार बैठी हुई है, जैसे वर्तमान में मोदी सरकार है बीजेपी की, तो वो अपने जो भी कामकाज करेगी हिंदी में ही करेगी। ठीक है। लेकिन एक और क्लॉज उसमें ऐड किया गया है कि जब तक हिंदी का विकास नहीं हो जाता, स्वीकार्य नहीं हो जाती सबके द्वारा, तब तक ये कामकाज अंग्रेजी में किए जा सकते हैं। तो अभी भी अंग्रेजी में ही ये चल रहे हैं। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य आप सभी जानते हैं, पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्र बरदाई द्वारा लिखा गया है। बांगरू बोली किस बोली के निकट संबंध है? तो बांगरू बोली जो है शायद हम में से बहुत कम ने सुनी होगी। इसका संबंध है खड़ी बोली से। ठीक है। आवाज़ सभी को आ रही है? एक बार बता दीजिए। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक थे विद्यापति। विद्यापति का नाम तो आपने सुना ही होगा, बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी। एक आध रचना ज़रा लिख के भेजो चैट बॉक्स में ताकि आप रिकॉल कर पाएँ। हिंदी का प्रथम उपन्यास, कल भी शायद ये प्रश्न आया था, परीक्षा गुरु, श्रीनिवास दास वमत द्वारा। हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता कौन है? तो राधेलाल द्विवेदी। आशुलिपि क्या होती है, कोई बता सकता है आप में से? बताइए, आशुलिपि किसे कहते हैं? हेलो। आधुनिक युग के बताओ बताओ। हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता कौन है? राधेलाल द्विवेदी। लेकिन आशुलिपि का मतलब क्या होता है? शॉर्ट हैंड जो बोलते हैं आप अंग्रेजी में ना, उसी को बोलते हैं आशुलिपि। अब आधुनिक युग के चरण हैं, ये चरण से संदर्भ क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है, ये कुछ समझ में आया नहीं है। तो इस क्वेश्चन को मैं होल्ड में रखूँगा यहीं पर। ठीक है। आस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न इससे पहले भी आ चुका है। किरात कहते हैं। भारत में बोली जाने वाली 4 भाषा समूह मैंने बताए हैं आपको। भारोपीय होता है, द्रविड़ होता है, चीनी तिब्बती है, और फिर है ऑस्ट्रिक। तो ऑस्ट्रिक भाषा समूह जिनके द्वारा प्रयोग में लाई जाती है उन्हें हम किरात कहते हैं। ठीक है। साहित्यकार अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। नाम याद कर लीजिएगा आप। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इनमें किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? तो मिश्र बंधु द्वारा ये विवरण दिए गए हैं। अब ये मिश्र बंधु का मतलब हुआ है मिश्र भाई। तो कौन ये मिश्र भाई हैं? इनके नाम आप लोग चैट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। ठीक है। मनुष्य, और नहीं अगर पता है तो सर्च करिएगा। ठीक है। और कल की क्लास होने से पहले आपके पास ये आंसर होना चाहिए, और क्लास स्टार्ट होने से पहले आप ग्रुप में ये आंसर डालेंगे जो आपके ग्रुप बने हुए हैं। मनुष्य से बड़ा है उसका अपना विश्वास और उसका ही रचा हुआ विधान। ठीक। अपने विश्वास और विधान के सम्मुख ही मनुष्य व्यवस्था अनुभव करता है और स्वयं ही वह उसे बदल भी देता है। बहुत अच्छा कथन है। और वर्तमान परिस्थिति में जहाँ एक और आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, अपनी योग्यता के अनुरूप हमें नौकरी नहीं मिल पा रही है, हम संतुष्ट नहीं रह पा रहे हैं, और हम संतुष्टि के लिए कई सारे प्रवचन सुनते रहते हैं, और उन प्रवचनों में जो भी
वक्ता होते हैं या बाबा लोग होते हैं, वो इस तरह के उपन्यासों को, किताबों को पढ़ करके उनमें से कोटेशन चुरा करके आपके सामने रख देते हैं और आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कोटेशन है, अच्छा कोटेशन है। आप लोगों को इसको अपने जीवन में अमल में लाना भी चाहिए। इवन मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप फॉलो करते हैं तो अपने एक पेज में लिख करके स्टडी टेबल के सामने से इसको लिख दीजिए, चिपका दीजिए और इसको पढ़िए 2-3 बार। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? मनुष्य से बड़ा उसका अपना विश्वास और उसका रचा हुआ विधान है। और ये होता भी है। हम मानव जिंदगी को या मानव शरीर को कमतर आंकते हैं, अपने स्टेटस को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, है ना। आप लोगों को मनोविज्ञान जो पढ़ते हैं उनको पढ़ाया भी है मैंने मोटिवेशन में कि फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड साइको सोशल नीड्स, याद है ना आप लोगों को? तो यस सर। हाँ, तो ये यही कह रहे हैं कि जो ये विधान की बात कर रहे हैं, ये सब साइको सोशल नीड की ही बात है जो हम बनाते हैं। लाल पीला होने का क्या अर्थ होता है? ये तो सब बच्चे जानते हैं। काला, सॉरी, क्रोध होना, है ना, क्रोध करना। आँख की किरकिरी होना, मतलब आँख में कुछ आपके चला जाता है तो क्या होता है? किरकिरी सी मचती है ना, तो अप्रिय होना। ठीक है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। इन 7 कांडों के नाम क्या क्या है आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके घर में आस पड़ोस में रामचरितमानस का पाठ होता है, अखंड रामायण इसको हम बोलते हैं। भारतेंदु युग या यह युग बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता, तन्मयता थी। यह कथन किस आलोचक का है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है। बहरहाल मेरा ये मानना है कि जो यूटेट सीटेट वाले हैं उनकी परीक्षा में इस तरह के प्रश्न नहीं आएंगे। कुछ विशेष पंक्तियां जो कविताओं की होती वो ज़रूर आ जाएंगी, लेकिन ऐसे आलोचनात्मक जो टिप्पणियां हैं वो नहीं आएंगी। ठीक है। सुंदर परम किशोर वयक्रम चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर और बनमाल। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये सूरदास की हैं। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो अमीर खुसरो का नाम खड़ी बोली के लिए लिया जाता है और खड़ी बोली के लिए बहुत ज़्यादा काम इन्होंने किया है। और मैंने पहले भी कहा था कि अमीर खुसरो के बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा। दिल्ली सल्तनत के समय में इनका काल था और ये बहुत ज़्यादा फेमस माने जाते हैं। आप पढ़िएगा एक बार, बहुत अच्छी जीवनी है इनकी और कई सारे इन्होंने काम किए हैं जिसके लिए प्रसिद्ध हैं। भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? तो यहाँ से 2 सूचनाएं मिलती हैं आपको। पहली सूचना कि भारत दुर्दशा किसकी कृति है, किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और दूसरी सूचना मिलती है कि ये एक नाटक है। मैंने बताया था कल आपको कि साहित्य के बहुत सारे रूप होते हैं। एकांकी जब आया था प्रश्न तब मैं आपको ये बता रहा था, आत्मकथा, एकांकी, नाटक, कहानी, बहुत सारे होते हैं, है ना। तो उनमें से नाटक साहित्य की ये का एक रूप है। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो कोंकणी भाषा महाराष्ट्र और गोवा में बोली जाती है। जितनी भी हमारी प्रादेशिक भाषा हैं 22 की 22, कौन सी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है इसको आप याद करिएगा। ठीक है ना, ओके। अतीत के चलचित्र बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। यह कथन स्कंद गुप्त नाटक के किस पात्र का है? अब ये प्रश्न आप लोगों के काम का नहीं है,
यूटेट सीटेट या फिर सामान्य जो परीक्षाएं होती हैं ग्रुप सी वगैरह की, वहाँ पर इस तरह के प्रश्न नहीं आएंगे। ये आएंगे तो आपके जो हिंदी साहित्य से एलटी लेक्चर की तैयारी कर रहा है उनके लिए काम का है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को नोट करने की आवश्यकता नहीं है। इनमें किस आलोचक ने अपना कौन सा आलोचना ग्रंथ लिखकर हिंदी के स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में आलोचना के अभाव को पूरा करने का सर्वप्रथम सफल प्रयास किया? तो श्याम सुंदर दास साहित्यालोचन जो कहलाते हैं। हालांकि ये भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए। इसे आप देखिए, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, कर्नाटक में क्या बोली जाती है बताओ? कन्नड़, है ना। केरल में मलयालम। ठीक है, तो इस तरीके से किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है ये आप लोग पढ़ लेना एक बार अच्छे से। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिलेगी? तो भाई साफ सी बात है, भक्ति रस आएगा। रस पढ़ाए हैं अभी मैंने हाल ही में आपको, है ना। ईश्वर के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न होता है यहाँ पर, तो भक्ति रस ही आएगा मुख्य रूप से। भाई जब आप रामचरितमानस पढ़ते हो, अगर किसी ने पढ़ी हो, कोई है आप में से इसने पढ़ी हो? बोलो। वैसे सभी ने पढ़ी होगी मेरा मानना है, बताइए। रामचरितमानस पढ़ी है किसी ने आप में से? घर में रामायण वगैरह होती है, पढ़ी है? यस सर। हाँ, तो जब आप वो पढ़ते हो तो आपको कैसे भाव उत्पन्न होते हैं आपके अंदर? अच्छा अच्छा सा लगता है ना? भक्ति वाले। हाँ बिल्कुल, भक्ति भाव। मतलब इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई नहीं है, बस ईश्वर की शरण में चले जाओ, सब भूल जाओ, ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है। होता नहीं होता है ना। हाँ, इसीलिए कम पढ़ना चाहिए इन चीज़ों को, वरना इंसान समय से पहले ही विरक्ति की तरफ चला जाएगा, संन्यास ले लेगा, है ना। अब देखो योगी आदित्यनाथ जी ने बचपन में ही पढ़ डाली, बीएससी कर रहे थे वो, तो सन्यासी बन गए। इससे भले हम लोग कि हमने आज तक नहीं पढ़ी, तो भौतिक जीवन का सुख ले रहे हैं हम लोग, है ना। क्यों? तो नमक का दरोगा कहानी किसकी है आप जानते हैं, फेमस कहानी है प्रेमचंद्र की। प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? तो नरेंद्र शर्मा। इंपॉर्टेंट है यहाँ दोनों के दोनों। प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना में प्रमुख आधार बनाया है? ये आप लोगों के लिए एक विशेष प्रश्न हो सकता है। हालांकि ये भी एक टिपिकल क्वेश्चन है, ये साधारण परीक्षाओं में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो कृष्ण भक्ति शाखा इसका सही उत्तर है। प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया था? हरिश्चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग किस साहित्यकार ने अपने साहित्य ग्रंथ में किया है? तो किसने किया है? रामचंद्र शुक्ल ने किया है। फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनमें से एक ऐसा कवि है जिसका वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध के लिए नहीं। अब ये तो आलोचनात्मक वाक्य है, तो इसको इतना समझने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, क्योंकि मैंने अभी अभी कहा आपसे कि इस तरीके की टिप्पणियां आप लोगों की परीक्षाओं में नहीं आएगी। ठीक है ना बच्चों, हिंदी साहित्य बहुत बड़ा है, सागर है पूरा, लेकिन आपको सागर को पार नहीं करना है, उसके किनारे की कुछ लहरों को देखते हुए वापस आ जाना है। ठीक है, तो मतलब जो आपके लिए काम का है उसको पढ़िए, बाकी ज़्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। बहरहाल आप नोट कर सकते हैं चाहें तो। ठीक है, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? मैं फिर से स्पष्ट कर देता हूँ कि ये जो प्रश्नोत्तरी है ये सिर्फ यूटेट और सीटेट या फिर जो हाल फिलहाल जो समूह ग की परीक्षाएं होने वाली हैं उसके लिए उपयोगी है। ठीक है ना, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ही इसको पढ़ा रहा हूँ, और वहाँ पर जो चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं आते हैं या जो प्रश्न वहाँ नहीं पूछे आते हैं तो वो बिल्कुल भी हमने टच नहीं करने हैं। राइट। अब जो साहित्य वाले बच्चे इसको देखते हैं बाद में भविष्य में कभी, तो वो लोग तो सब पढ़े हैं,
निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन। याद कर लीजिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1, इसके लेखक कौन है? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हालांकि फिर से कहूँगा कि ये प्रश्न भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, यूटेट सीटेट आदि के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी साहित्य के जो LT लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा की राजभाषा बांग्ला ही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? व्यंग्य लेखक कौन है? अब हरिशंकर परसाई, ये इंपॉर्टेंट है। आप एक काम करिएगा, व्यंग्य लेखक नोट कर लीजिए होमवर्क के लिए, व्यंग्य लेखक, और अब नेट पे सर्च करके कौन कौन व्यंग्य लेखक है उनके, उनमें से जो मुख्य नाम है उनको आप पढ़ लीजिए और व्हाट्सएप में ग्रुप में भेज दीजिएगा ताकि पता लगे कि आपने पढ़ा भी है, ठीक है। इसके बाद प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो लल्लू लाल जी। अब ये क्या होता है ना, कई बार इसमें प्रॉब्लम होती है, प्रेम सागर लिखा होता है, फिर आप लोग एक बार गूगल करके सर्च कर लो इसको कि प्रेम सागर के रचनाकार, जल्दी से करो और आंसर बताओ। तो क्या होगा कि प्रेम सागर लिखा हुआ है तो मुंशी प्रेमचंद्र भी ऑप्शन में रहेगा पक्का, तो हो सकता है कि प्रेम सागर के लिए ऑप्शन मुंशी प्रेमचंद्र को ज़्यादा सही माना जाए। समझ में आ रहा है? तो इस तरह की जो रचनाएं होती हैं उनको विशेषकर मार्क कर लेना चाहिए डार्क पेन से। सर्च कर लिया आप लोगों ने प्रेम सागर के रचनाकार? कौन है? हाँ लाल जी। हाँ, ठीक है ना। तो इसके रचनाकार कौन है? लल्लू लाल जी। ये प्रश्न मुझे याद आ रहा है कि अभी अभी एक परीक्षा हुई थी उसमें आया हुआ था ये प्रश्न, ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद्र भी ऑप्शन में था, तो कई बार दिमाग में आता है कि प्रेमचंद्र जी के नाम से होगी प्रेम सागर, तो ऐसा नहीं है। जो अपनी जात खपाते हैं उनका हक उन लोगों, ये भी फिर वही आ रही है आपकी ये, ठीक है। इतना डीप नहीं आना कि गोदान के किस पात्र ने कहा है। सही वर्तनी का चयन कीजिए। अब 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक सही होगा। परीक्षा, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, वर्तनी वाला प्रश्न है। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक का नाम बताओ। प्रथम लेखक गाड़सा द तासी, इसको एक बार रीचेक ज़रूर कर लेना, हाँ, ठीक है। गाड़सा द तासी हिंदी साहित्य के प्रथम लेखक। आंसू काव्य के रचयिता कौन है? ठीक है, आंसू काव्य भी काफ़ी फेमस है, इम्पोर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद। आंसू किसका है काव्य? जयशंकर प्रसाद। ये यूटेट में आया हुआ प्रश्न है, हाँ ये भी, और वो जो ऊपर प्रेम सागर है वो भी आया हुआ यूटेट में एक बार। तो मनुष्यत्व की सामान्य भावनाओं को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जागरने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि कबीर हैं, इनसे दूसरा तो कोई है ही नहीं, ठीक है। लहरें व्योम चूमती, चपलाए असंख्य नचती। बहुत फेमस प्रश्न है, बहुत पूछा गया है, ये पंक्ति तो आए दिन परीक्षाओं में देखने को मिलती है। तो पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस रचना का अंश है? कामायनी का है। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? जयपुर नरेश जयसिंह। तो बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? आए तो आपका जयपुर नरेश जो हैं जयसिंह, ठीक है। इन्हीं के नाम पर जयपुर नाम रखा गया था, जयपुर का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन 2 प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य का इतिहास के कालखंडों का नामकरण किया? तो ग्रंथों की प्रचुरता और ग्रंथों की प्रसिद्धि को लेकर के, ये भी इतना इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए तो नहीं रहता है। तो फिलहाल आज के सेशन में हम इतने ही प्रश्न करते हैं। मैंने कल भी कहा था आपसे 20 से 30 प्रश्न एक दिन में हम करें बहुत हैं, लेकिन वो जो प्रश्न हम कर रहे हैं वो हमको याद भी होने चाहिए। आज जो प्रश्न आपने देखे हैं इनको लिखिए, आप नोट कीजिए। कुछ एक आध प्रश्न में डाउट था, मैंने बोला आपको, करेक्शन देख लीजिएगा उसमें। और बाकी जो आपने आज नोट कर लिया है, इस क्लास में जो डिस्कशन हुआ है वो आपको कल की इवनिंग तक बाय हार्ट होना चाहिए, ठीक है। और फिर से दोहराना चाहूँगा कि जिन्होंने हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा है पहले वो हिंदी साहित्य ढंग से पढ़ें, उसके बाद जाकर के फिर ये प्रश्न उनको अच्छे समझ में आने लगेंगे, राइट, वरना रटना पड़ेगा। तो ठीक है, फिर क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ गुड डे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी हिंदी की। इससे पहले के 2 सेशन हम कर चुके हैं
ये आप लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रश्न का उत्तर, लेकिन ये तभी बेनिफिशियल है जब आपने हिंदी साहित्य अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज़ आपको ये रटना पड़ेगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी हैं? तो आप जानती हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रादेशिक भाषाओं का जिक्र किया गया है और आप लोगों को ये भी बताया गया है कि संविधान निर्माण के समय कितनी भाषाएं थी और उसके बाद कब कब कौन कौन से संशोधन हुए हैं जिसमें कि भाषाओं को जोड़ा गया है, ठीक है ना।